अपने क्लास 9th के 5th लेक्चर में। और आज हम लोग आ चुके हैं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके कुछ सेकेंड लॉ के एग्जाम्पल पर। याद है आपको प्रथम नियम मैंने बताया था, प्रथम नियम आपको जड़त्व का नियम देखने को मिला, द्वितीय नियम बताया जहाँ पे बल का नियम देखने को मिला। यहाँ पर बल के नियम में हमें ये पता चला कि बल का परिमाण हम कैसे याद करें, और ये भी जाना कि ये जो बल है वो एक्चुअली किस कारण से हम पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो बल है वो वस्तु के संवेग में परिवर्तन करता है, और ये संवेग में जो परिवर्तन है वो संवेग परिवर्तन की समय दर से ही बल प्राप्त कर देगा। यही अगर मैं बात करूं आपसे कि इस बल का परिमाण कैसे ज्ञात करें या बल के परिमाण को ज्ञात कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए हम आज कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल पढ़ा था, मतलब उदाहरण पढ़ा था। उस उदाहरण में ये जाना था कि कहाँ कहाँ आप बल के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर जब गेंद को आप कैच करते हैं तो आपका हाथ जो है वो धीरे धीरे पीछे की ओर हटता है। इससे क्या होता था कि वेग धीरे धीरे कम होता है, इससे आपके वेग में कमी होने में थोड़ा टाइम मिल जाता है, जिससे बल आपके हाथ पर चोट कम लगाती है, मतलब बल कम लगेगा। वही मैं बात करूं आपको कि और कहा आपने देखा होगा था जब गोली आती है हमारी बॉडी से टकराकर तुरंत ध्यान से रुक जाती है, तो उसका वेग तुरंत बहुत तेज होकर के अचानक टकराकर रुक जाने की वजह से बहुत ज्यादा बल लगता है, और इससे आपकी बॉडी में हो सकता है ब्रेकेज हो और वहां पर बल का परिमाण बहुत नुकसान पहुंचाता है। वहीं अगर एक और टॉपिक के बारे में बात करें तो अगर आप किसी ऊंचाई से सीमेंट वाली जमीन पर कूदेंगे तो सीमेंट वाली जमीन पर कूदने पे चोट ज्यादा लगती है। वहीं अगर मैं किसी रेत पर कूदने की बात करूं तो रेत पर कम चोट लगती है। ऐसा कैसे? तो मैं बता दूं कि जब आप सीमेंट पर कूदते हो तो सीमेंट हार्ड होने की वजह से प्रतिक्रिया लगाती है पूरी तरीके से। अगर वो प्रतिक्रिया लगाएगी, मतलब कि उतना ही बल लगाएगी, तो हमारी बॉडी को डैमेज ज्यादा होता है। वहीं अगर मैं सीमेंट की जगह बालू पर बात करूं तो बालू में हम नीचे धीरे धीरे जाएंगे, तो इससे हमारे वेग में धीरे धीरे कमी देखने को मिलती है, टाइम मिल जाता है रुकने का, और जिसकी वजह से हमारे हाथ पर या हमारी बॉडी पर बल कम लगेगा, जिससे हम इसको एडजस्ट कर पाएंगे। बात समझ आ रही? तो ये हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल सुन लिया। आइए एक एग्जाम्पल देखेंगे जो कि आपके बल से रिलेटेड है। ठीक है, आइए सॉल्व करें इसको। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक कार जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है वो चल रही है। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर चाल से चल रही है तो ऐसे केस में हमें चाल पता है कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करना होगा बच्चों मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे चेंज करिएगा? आपको पता है ना, 5/18 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, ऐसा ही होता है, ताकि ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाए। ये कटेगा बच्चों, कितने बारी में कटेगा आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आराम से इसको काट पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, 6 बार में कट जाएगा। ठीक, तो ये 6 बार में कट गया, इंटू 5 कर लिया, और ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। लीजिए, ये हो गया आपका स्पीड। अब आपको पता है कि यह क्या हो गया, रुक रहा है। कितने समय में रुक गया? 4 सेकंड में रुक गया। तो अगर ये चल रहा था पहले तो इसका प्रारंभिक वेग आप मानेंगे ये, और फिर रुक गया तो इसका अंतिम वेग क्या होगा? रुकने के कारण 0 हो गया। लीजिए, 0 दिखा दिया आपने। समय जो है वो दिखा दिया आपने 4 सेकंड दिखा दिया। ठीक, अब आपको बल निकालना है, और जो मास इसका है बच्चों, इस कार का, वो ब्रैकेट में आप यही लिख लीजिए, ये जो है वो है 1000 kg। ठीक, 1000 kg है इस कार का वेट। तो यहाँ पर मास जो है वो 1000 kg मान लीजिए, यहाँ पे गिवन। ऐसे केस में आपको बल निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए सबसे पहला काम करिए, त्वरण निकाल लीजिए। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समयांतराल, यही ना फॉर्मूला होता है। तो त्वरण बराबर हो जाएगा, अंतिम वेग क्या है 0, और प्रारंभिक वेग कितना था 30, और समय बच्चों कितना लगता था 4। माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो -30/4 डिवाइड कर लीजिए, तो 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लीजिए, आपका आ गया एक्सेलरेशन, मतलब कि आप कह सकते हो कि ये माइनस बताता है कि ये धीरे धीरे कमी को प्रदर्शित करेगा। अब ब्रेक के द्वारा जो बल है
वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो F इज इक्वल टू आप लगा दीजिए बच्चों ma, m की वैल्यू क्या लगा दीजिएगा 1000 और a की जगह पे 7.5। माइनस देखिए मैंने नहीं लगाया क्योंकि माइनस यहाँ पे ब्रेक द्वारा बल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 7500 न्यूटन। ये वो बल है जिससे आपका जो कार है वो रुकेगा। बात समझ आ गई? एग्जाम्पल कैसे काम कर रहा है, क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, पहले जो चीजें दी हुई हैं उनको पहले नोट कर लीजिए, देख लीजिए आपसे क्या पूछा गया है। आपसे अगर बल पूछा गया तो बल का फॉर्मूला याद कीजिए। बल का फॉर्मूला होता है m × a, मतलब वहां पर आपको m भी चाहिए और a भी चाहिए। m दिया है, a नहीं दिया है। a निकालेंगे कैसे? a निकालने के लिए वेग में परिवर्तन बट्टे में समयांतराल, रुक गया था बाद में तो अंतिम वेग 0, ठीक चल रहा था पहले तो 30, आपने सॉल्व करके a निकाला और f बराबर ma में ले जाके रख दिया। ये हो गया आपका बल। दूसरा एग्जांपल देख के ज्यादा अच्छे से समझिए। तो बच्चों हमारे पास दूसरा एग्जांपल है और दूसरा एग्जांपल भी आपका एनसीईआरटी का ही है, तो बहुत जरूरी है आपके एनसीईआरटी बुक का ये एक और एग्जांपल करना। यहाँ पे देखिएगा 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण दे दिया है, वहीं m2 को 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण दे देता है। तो बताना यह है कि अगर ये सेम बल को दोनों को जोड़ करके हम मतलब m1 और m2 को जोड़ करके फिर उतना ही बल लगाएं तो उसमें कितना त्वरण मिलेगा। आइए थोड़ा इसको डायग्राम से बच्चों समझते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है समझना। मान लेते हैं कि कोई पिंड है, कोई वस्तु है, ये आपने उस पर कितना बल लगा दिया 5 न्यूटन का बल लगा दिया। बल को आप किससे दिखाते हैं 5 न्यूटन। जैसे ही आगे बढ़ा तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन दिया था 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वहीं मैं बात करूं मेरे पास जो दूसरा जो ब्लॉक है वो जब त्वरित हुआ तो a2 हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, ठीक। बल आपने कितना लगाया? बल आपने लगाया था कितना 5 न्यूटन का ही बल लगाया था, ठीक है। तो पहला काम आपका ये होना चाहिए कि दोनों के अलग अलग द्रव्यमान निकाल लिए। तो आप पहले निकालेंगे प्रथम पिंड पर, ये पहला वाला पिंड के बारे में बात हो रही है। देखो बच्चों F बराबर यहाँ पे पहले वाले बल के बारे में बात, तो F1 बराबर m1 a1 लिख दीजिए। F1 की वैल्यू है 5 और m1 की वैल्यू आपको निकालनी है और a1 की वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ से m1 बराबर हो जाएगा 5/10, काट दीजिए तो 1/2 आएगा बच्चों केजी में, ओके। ये बात फिक्स हुई। सिमिलरली मैं इसकी अगर बात करूं मतलब दूसरे वाले के ऊपर बात करूं तो द्वितीय पिंड पर क्या होगा बच्चों? तो द्वितीय पिंड के लिए बल आप F2 लिखिएगा और यहाँ पे M2 लिखिएगा, यहाँ पे A2 लिख दीजिएगा दूसरे वाले के बारे में। बल तो वही है बच्चों, यहाँ पे M2 आपको नहीं पता लेकिन हाँ A पता है 20 है तो यहाँ पे 20 रख सकते हैं। अब आप क्या करिएगा, यहां से आप m2 की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगा 5/20, फिर काटिए 1/4 केजी आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अब दोनों को आपने जोड़ दिया, लीजिए एक बड़े वाले और एक छोटे वाले जो भी होगा आपका m1 m2 को आपने जोड़ दिया और ये बल आपने लगा दिया वही 0. जो भी आपका 5 न्यूटन का देखने को मिल रहा है। इस बार आपसे पूछा गया है कि नया त्वरण क्या होगा जब दोनों को जोड़कर इतना ही 5 न्यूटन का बल लगाया जाए। तो ऐसे केस में बच्चों आप F बराबर लिखेंगे m1 + m2 जोड़ दिया आपने और इस बारी त्वरण आपसे पूछा गया है। ये बल कोई और नहीं 5 न्यूटन का ही है, हाँ। और यहाँ पे 5 लिख दिया, ब्रैकेट लिख दिया, m1 की वैल्यू 1/2 लिखा और इसकी जगह पे 1/4 लिखा, ब्रैकेट लिखा और a लिख दिया। ऐसे केस में अब आप इसका क्या ले लीजिए एलसीएम। तो 2 और 4 का एलसीएम बच्चों कितना आएगा? 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। तो आपने ऊपर लिखा 2, यहाँ पे आएगा एलसीएम लेकर के 1, ब्रैकेट ले लिया आपने और ये आएगा a और यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो ये आपको मिलेगा 5 बराबर 3/4 = a, ठीक। बात समझिएगा। अब a = हो जाएगा 4×5 20 मतलब 20, ये ऊपर और ये नीचे चला जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया उत्तर आपका आंसर। तो इस तरीके से आपने इस वाले सिस्टम का मतलब निकाय का निकाल लिया त्वरण जो कि है 20/3। बात समझ में आई ना? यहाँ से 4 को ऊपर भेजा, मल्टीप्लाई गुणा हो गया और 3 चला गया नीचे, तो 20/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका क्या होगा सिस्टम का त्वरण होगा, ओके। अब देखेंगे हम लोग न्यूटन के 3
न्यूटन का गति विषयक या गति का तृतीय नियम। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो हमारे जहन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि अब तक हमने क्या क्या देखा। अब तक वस्तु की गति में चेंज मतलब क्यों हो रहा है ये जाना, फिर देखा कि बल का परिमाण कैसे ज्ञात करें। आज हम जानेंगे कि किसी वस्तु पर अगर बल लग रही है तो उसके बाद वस्तु का क्या होगा, वस्तु भी क्या कर सकती है। तो यहाँ पर तृतीय नियम में हमें पता चला कि बल की प्रकृति कैसी होगी। इस नियम से हमें पता चला कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे, कुछ इस तरीके से बल लगा रहे हैं, तो इतना ही समान परिमाण का बल वस्तु भी हम पर लगाती है। अर्थात अगर किसी एक वस्तु के द्वारा किसी दूसरे वस्तु पर बल आरोपित होगा तो उतने ही परिमाण का समान बल वस्तु भी उस प्रथम वस्तु पर आरोपित करेगी, और इसकी दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी, उल्टी दिशा में होगी। तो इस नियम को दिया गया तृतीय नियम का दर्जा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, तो इस नियम के तहत हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बल का एक्शन जो है उसका रिएक्शन जरूर देगा। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहेंगे। ओके, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उतने ही समान परिमाण का बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो यहां पर हमारे पास क्या है, कोई दीवार है और यहाँ पर कोई ब्लॉक है। तो अगर ये दीवार है और ये ब्लॉक है, मतलब गुटका है, तो अगर ये गुटका इसको ढकेलने की कोशिश करता है इस दीवार को F1 बल से, तो उतना ही बल विपरीत दिशा में ये दीवार जो लगाएगा किस रूप में, F2 के रूप में लगाएगा। दोनों जो बल है परिमाण में जो होंगे वो बराबर होंगे, मतलब ये F1 F2 बराबर होगा, लेकिन जो दिशा होगी वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। यही तो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बल लगाने पर उतना ही समान परिमाण का बल वस्तु विपरीत दिशा में आरोपित करती है। इस नियम के अंतर्गत प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, उतना ही होगा, विपरीत होगा। ठीक, अतः इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। आपको जान के जरूर हैरानी होगी, लेकिन मैं बता दूं कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत ही पूरी दुनिया काम करती है। कैसे? उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो उदाहरण के तौर पे रॉकेट या एयर जेट का उड़ना
ठीक है। ये कैसे काम करता है बच्चों, होता क्या है कि जब मैं किसी रॉकेट के बारे में बात करूंगा तो आपको पता है कि उसमें क्या भरा जाता है, फ्यूल भरा जाता है। फ्यूल, अब कौन कौन से फ्यूल भरे जाते हैं वो तो आपको पता चल ही जाएगा, हम बता देंगे, लेकिन आप फिलहाल ये जानें कि यहाँ पर जो फ्यूल के तौर पर भरे जाते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, हाइड्रोजन गैस का भी इस्तेमाल होता है। तो जब हम इस रॉकेट में फ्यूल को जलाते हैं तो फ्यूल के जलने के बाद जो गर्म गैसें होती हैं वो आपके नीचे वाले सेक्शन से, नीचे वाले भाग से तेजी से बाहर निकलती है। ये जितना तेजी से बाहर की ओर निकलती है, जितनी तेजी से नीचे की ओर निकलेंगी उतने ही तेजी से नीचे की ओर बल आरोपित करती है। जब ये नीचे की ओर बल आरोपित करेंगी तो उसकी प्रतिक्रिया के तौर पे ये नीचे की ओर जब गैस निकल करके नीचे बल लगाएंगी तो प्रतिक्रिया जो है ऊपर की ओर कार्य करती है रॉकेट या एयरजेट पर, जिससे आपका रॉकेट या एयरजेट ऊपर की ओर उठता है। ये बात समझ आ गई। अगर मैं बात करूं घोड़े गाड़ी के चलने पर, घोड़े गाड़ी के चलने पर, तो घोड़े गाड़ी के चलने पर बच्चों क्या होता है कि जब कोई घोड़ा या फिर कोई भी आपने ऐसा बंधक बनाया हुआ है, कोई जानवर है जो आपने बांधा हुआ है, तो जब वो चलता है तो अपने पैरों को आगे की ओर इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, उसका आगे वाला जो पैर है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, और पिछला जो पैर है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आगे वाला जो आप पैर देख रहे हो इसका, ये इधर की ओर, बाहर की ओर बल लगाता है, जिसकी प्रतिक्रिया जो है, ये प्रतिक्रिया ऊपर की ओर आर देगी। तो बल ये लगा और उसकी उतनी ही प्रतिक्रिया ऊपर की ओर होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया के जो है दो मुख्य भाग होते हैं प्रतिक्रिया के। एक का नाम होता है ऊर्ध्व और इसका दूसरा जो होगा उसका नाम होगा क्षैतिज। तो मैं बता दूं कि आपने बल लगाया F और इस बल का हुआ प्रतिक्रिया R, और इस R के दो हुए मुख्य भाग, एक का नाम हो गया ऊर्ध्व घटक, एक का नाम होगा क्षैतिज घटक। तो जब आप आगे की ओर बढ़ते हो तो ऊर्ध्व घटक तो आपको आगे ले जाएगा नहीं, प्रतिक्रिया भी आगे ले जाएगी। प्रतिक्रिया का ही मुख्य भाग है H, मतलब क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक के कारण ही कोई भी जानवर या कोई भी जंतु आगे की ओर बढ़ेगा और पीछे लदी हुई चीजों को, गाड़ियों को खींच पाएगा। तो समझ आ रहा है, यहाँ पे भी प्रतिक्रिया काम आई। अब मैं बात करूं चलते वक्त क्या होता है, तो यहाँ पर हमने आपसे बोला ना कि चलते समय भी होता है, तो चलने पर तल पर प्रतिक्रिया। अगर आपको मैं बता दूं कि अगर हम किसी सरफेस पर प्रतिक्रिया नहीं लगा पाएंगे तो कभी चल भी नहीं पाएंगे, जरूरी है कि प्रतिक्रिया लगे। तो जब आप चलते हो ना तो आपका अगला पैर तो ठीक है, लेकिन पिछला पैर जो होता है वो कुछ इस तरीके से बाहर की ओर ऐसे धकेलने की कोशिश करता है, बल लगाता है। ये आपने जब इधर की ओर बल लगाया तो अगेन इसकी प्रतिक्रिया जो है वो आर लगी और फिर से इसके दो घटक हो गए बच्चों। ये इस पैर के जब आप आगे की ओर बढ़ते हो तो आपका पिछला वाला पैर जो है, पिछला वाला पैर वो जमीन को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, मतलब बल लगाता है। इस बल की प्रतिक्रिया उतनी होगी, ठीक ऑपोजिट होगी। अब इस आर के दो मुख्य भाग होंगे बच्चों, एक तो ऊपर होता है मुख्य भाग और एक होता है इधर की ओर, मतलब आगे की ओर। तो इसकी वजह से आप जब धीरे से आगे की ओर बढ़ते हो तो याद रखिएगा जब आप चलते हो तो आपका अगला पैर जो है वो ऊपर हवा में उठ के जाता है, जबकि पिछला पैर जमीन पर होना चाहिए। पिछला पैर जो जमीन पर होता है वो जमीन को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, मतलब बल लगाता है। उसका प्रतिक्रिया आर ऊपर की ओर ठीक विपरीत, जिसके दो घटक होंगे, दो मुख्य भाग होंगे, एक होता है ऊर्ध्व घटक, एक होता है क्षैतिज घटक। जहां क्षैतिज घटक आपको कहां आगे की ओर ले जाएगा, ये प्रतिक्रिया का ही क्षैतिज भाग है जो हमें आगे की ओर चलने में हेल्प करता है। केवल इतना ही नहीं, जैसे अगर मैं बात करूं चौथा, नदी किनारे नाव से उतरते समय, नदी किनारे नाव से उतरते समय क्या होता है कि आप कभी नदी किनारे नाव से उतरेंगे ना तो आपका एक पैर तो तल पर होगा, लेकिन जो दूसरा पैर होगा वो नाव को पीछे की ओर ढकेलने की कोशिश करेगा, जिससे आपका जो नाव है, आप आगे की ओर बढ़ोगे और नाव उतने ही रफ्तार से या फिर कह सकते उतने ही बल से पीछे की ओर
चला जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना, यही सेम चीजें आप तल पर भी देखते हो, बस वहां पे नाव जो है वो पीछे की ओर चल पाती है। बात समझ आ गई? ओके, अब मैं बात करूं कि और कहां देखने को मिलेगा, तो यहां पर बात आती है आपके बंदूक से चलाते समय। जब आप बंदूक चलाते हैं उस समय, बंदूक जब चलाते हो तो उसमें जो बुलेट होती है वो बुलेट आगे की ओर निकलती है। मतलब अगर मैं चौथे की बात करूं तो वहां पे हम लोग कहते हैं बंदूक से गोली का चलना। लिख लेंगे ना, बंदूक से गोली का चलना आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 5th पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट में बंदूक से जब गोली निकलती है बाहर, तो वो तो आगे की ओर निकली, बल आगे की ओर लगा, लेकिन उतना ही समान परिमाण का बल पीछे की ओर लगता है, जिससे बंदूक पीछे की ओर हटेगी और आपके कंधे उसको रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि जो स्थायित्व है वो बना रहे। बात समझ आ गई? जितने भी हमने पॉइंट्स यहाँ पे बताए बच्चों, ये सब आपको समझ में अगर आ गया है तो इसको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा और मुझसे शेयर करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।